कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये सब था। हाँ, सो आई होप अभी जब आप सेकंड क्लास में आए हैं तो ये देख के आए हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के आपको सिंबल मालूम चाहिए, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए उसकी। तो मैं मान के चल रही हूँ कि सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी लिखने आती है। ठीक है, हाँ जी, जल्दी बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू रेज योर हैंड। बच्चों, किसको आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी? जल्दी बताओ, हैंड रेज करो। बड़े कम बच्चे हैं भाई। स्नेहा, आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्रोमियम की। R1 4s1 GD5। वेरी गुड, ठीक है, ओके। और मुझे कौन बताएगा? रिधिमा, मुझे उसकी बताओ, क्या बोलते हैं, रुदेनियम की। रुदेनियम की बताओ। 4d7 5s1। 4d7 5s1, पक्का यही है? अच्छा, आप लोगों को वो एक्सेप्शन याद है जो मैंने आप लोगों को बताई थी, है ना? याद है क्या? एक्सेप्शन कौन कौन सी थी? नवाबी, नवाबी क्यों करे, क्यों करे रागा, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी और टाई होगी, टाई होगी, यही थे। इसमें जो पैलेडियम था बस इस केस में एस में 0 था, बाकी सब में एस में 1 था, राइट। ये हमने डिस्कस कर लिया था। और हमने और क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर ली थी कि n-1 d1 to 10 ns1 to 2। अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो एक्सेप्ट पैलेडियम, ठीक है, क्योंकि पैलेडियम में एस में 0 होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ओके। उसके अलावा और हमने क्या डिस्कस किया था? जनरल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ एटॉमिक रेडियाई डिस्कस करी थी। एटॉमिक रेडियाई में मैंने बोला था स्कैंडियम से मैग्नीज तक डिक्रीज होगा, आयरन कोबाल्ट निकल के लिए एटॉमिक रेडियाई सेम रहेगी, और कॉपर से जिंक की तरफ जाओगे तो बढ़ेगी, ठीक है। मेटेलिक रेडियाई में क्या था? मेटेलिक रेडियाई में ये था कि स्कैंडियम टू क्रोमियम घटेगी, ठीक है, मैग्नीज की बढ़ जाएगी। फिर जब आप क्रोमियम से मैग्नीज जाओगे, आयरन कोबाल्ट निकल की फिर उसमें ऑलमोस्ट सेम रहेगी, और कॉपर से जब तुम जिंक की तरफ जा रहे हो तो वहां पे क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। यस मैम। तो इसकी मैंने लगाई थी, ये देखो, इधर देखो, ये टेबल में मेटेलिक जी एनसीईआरटी की है मेरा बेटा, इधर ध्यान से दो, देखो स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक डिक्रीज हो रही है, देखो, फिर बढ़ गई, ठीक है, फिर घटेगी, और ये दोनों देखो ऑलमोस्ट ये तीनों क्या है? बराबर हैं, फिर क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी की टेबल आपके लिए भगवान है। जितने भी ब्लॉक केमिस्ट्री है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब में एनसीईआरटी की टेबल आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा मैंने क्या करा दिया था? बस ये एटॉमिक रेडियस, हाँ, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने बता दिया था कि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा जो 4d और 5d के बीच में जो उनका रेडियाई है वो क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको फर्स्ट वो वाला नहीं लेना, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, ये वाले नहीं था, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें 4f में फिलिंग नहीं हो रही है, तो इसमें आप लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखोगे। गेटिंग माय पॉइंट? और बाकियों में एफ में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की वजह से उनका जो एटॉमिक रेडियाई था वो क्या था? सिमिलर था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी करेंगे, और आयनाइजेशन एनर्जी, और टाइम बचेगा तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोग को आज
पढ़ना रहेगा। तो क्या मैंने तुम लोगों को वो बता दिया था मेरा बेटा कि आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बोला था, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि सोडियम का, सोडियम क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है ना। तो अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे यहाँ से तो ये क्या बन जाएगा Na+, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास ये मेटल लैटिस है सोडियम का, जहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, सोडियम का न्यूक्लिय है, ठीक है ठीक है। एक बार बताओ, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पे क्या आया +1 आया, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कहीं चला नहीं जाएगा, यहीं पे ही रहेगा, देखो इधर, ठीक है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे सोडियम के वो बना दिए Na+ के, और इलेक्ट्रॉन क्या है बीच में डिलोकलाइज हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो अब क्या होगा, इनमें आपस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, किसके बीच में मेरा बेटा, मेटल के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में। गेटिंग पॉइंट और नो, ठीक है। Yes, ma'am. तो मेटल का न्यूक्लियाई है और जो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो एक बात बताओ, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके लैटिस में, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेरा बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था ना, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा था नंबर ऑफ, जैसे अगर मान लो मैं बात करती हूँ लेट्स से टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम में क्या था, स्कैंडियम टेरिविदाई 3d2 4s2, तो आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देखो, टाइटेनियम में जो 3d और 4s में इलेक्ट्रॉन है, तो 4s से भी इलेक्ट्रॉन जो है, 4s वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और 3d वाले भी करते हैं। एक बात, क्योंकि अभी मैं तुम्हें बताऊंगी भी सही कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो ये अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तुम ये सोचो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। इसलिए कहते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, यहाँ पे लिखो, एक एक चीज जो मैम लिखवा रही हैं वो सारी चीजें लिखेंगे। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। वाई, ड्यू टू, बेटा माइक म्यूट करो, ड्यू टू presence of number of unpaired electron, ठीक है, एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। वाई सॉफ्ट, बिकॉज इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। बोलिए। Yes, ma'am. वेरी गुड। और क्या पता चल रहा है, अब देखो जो ये ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी का ग्राफ है बेटा, तो इस ग्राफ से तुम लोगों को क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूँ, ये 3D का ग्राफ है, ये 4D का है और ये 5D का है, तो तुम्हें दिख रहा है कि अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट है, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट है। तो देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें देखो 4D सीरीज में किसका है, मोलिबेल्डियम का है, ये देखो, और 5D में किसका है, टंगस्टन का है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पूरे डी ब्लॉक में किसका है क्या जगह यहाँ पे, पूरे डी ब्लॉक में बोलो तो लिख लो, 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम का है, 4D में किसका है, मोलिबेल्डियम का है, और 5D में किसका होगा मेरा बेटा, टंगस्टन का होगा, टंगस्टन का होगा। अच्छा, और क्या है, पूरे अगर डी ब्लॉक में बात करूं, डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट होने वाला है, हाई मेल्टिंग पॉइंट आपका टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शंस आर मैग्नीज एंड टेक्टिनियम। देखो इधर एनसीईआरटी का जो ये ग्राफ है, यहाँ पे देखो मैग्नीज में क्या होता है 3d5 4s2, तो मैम यहाँ पे भी बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, तो उस हिसाब से तो मैग्नीज का भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन देखो ग्राफ में क्या आ गया है, डिप आ गया है, कैन यू सी दैट,
ग्राफ में डिप आ गया। Yes, ma'am. तो ऐसा क्यों आया Yes. होगा, सोचो ऐसा क्यों आया होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, मैग्नीज और टेक्टेनियम में D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है, D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है, विच इज हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये इतनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा लो होता है। कैन यू सी दैट? देखो, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर मैं बोलूं लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपका जिंक आ जाएगा। बेटा माइक म्यूट कर लो, मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये क्या है आप लोगों के, सॉफ्ट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। व्हाई? ड्यू टू 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, फुल्ली फिल्ड है, Yes, ma'am. पार्टिसिपेट नहीं करने चाहेंगे इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, उसके अलावा तुम्हें और क्या याद रखना है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखा, लिखेंगे सारे बच्चे मेरा बेटा। हमारे जो डी ब्लॉक में ग्रुप होते हैं वो कहाँ से कहाँ होते हैं, 3 से 12 होते हैं। ठीक है मेरा बेटा, चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ ग्रुप 3 में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, आप प्लीज याद रखिएगा इसको। जो ग्रुप 3 में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो होगा आप लोगों का स्कैंडियम का सबसे ज्यादा, फिर यट्रियम का, और फिर किसका होगा, लैंथेनम। ये इसको प्लीज लिख लो, हालांकि ये पूछा नहीं गया है अभी तक जेई में, बट इसको लिख लो, आ सकता है। ग्रुप 12 में किसका होगा मेल्टिंग पॉइंट, ग्रुप 12 कौन सा, जिंक, कैडमियम, मरकरी का। तो जिंक का सबसे ज्यादा, फिर कैडमियम और फिर आपका मरकरी। ठीक है। ग्रुप 11 में सबका नहीं लिखवाऊंगी, टेंशन मत लो, जो ये याद रखने वाली चीजें हैं, इसमें मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कॉपर का होता है, फिर गोल्ड का होता है, फिर सिल्वर का होता है। देखो यहाँ पे, इधर आओ, ये देखो गोल्ड, देखो सिल्वर का नीचे आ रहा है, कैन यू सी दैट, ये देखो ब्लू वाली लाइन नीचे आ रही है। तो सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, तभी हम घर की जो वायरिंग में सिल्वर को यूज नहीं करते, है ना, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा पिघल जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कौन से ग्रुप बच गए मेरा बेटा, ग्रुप 4 to 10 बच गए। तो ग्रुप 4 to 10 में आप लोग ध्यान रखोगे कि 3D, 4D, 5D ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। देख रहे हो, यहाँ पे देखो ग्राफ, देखो ऐसा ही है ना, देखो 5D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है। इसको आप और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसको आप एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। पहले ये लिख लो, फिर मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। पहले आप ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे मेरा बेटा, फिर मैं आगे चलूंगी। क्या ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए तुमने? ऑल आर वेरी वेरी Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, कुछ इस तरीके से लिखना बच्चों, ताकि अगर आप 2 महीने बाद भी पढ़ो तो आपको समझ में आए कि तुम लोगों ने अपनी नोटबुक में क्या लिखा हुआ है। पता चले तुम लोगों को पता ही ना चले कि नोटबुक में क्या लिखा हुआ है, फिर तो हो गया, फिर तो हो गया बेटा डीप। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है। अच्छा, और क्या ऑब्जर्व करोगे इसमें से, और क्या क्या है, जैसे ये वाली सारी चीजें तो मैंने लिखा दी। अब देखो टेक्टिनियम का डिप आया हुआ है ग्राफ में, मैग्नीज का आया हुआ है, लेकिन देखो ध्यान से रीनियम का नहीं आया हुआ है। रीनियम क्या है, मांजा टीना चावला रे, याद करो। तो रीनियम का ज्यादा ही है ओस्मियम से, इरिडियम से, प्लेटिनम से, है ना, देख रहे हो। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो ma'am. रीनियम का ज्यादा ही है ओस्मियम से। ठीक है, चलिए बस इतना आपको करना है, इससे ज्यादा वो आपसे नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। अब देखो इस पे बेस्ड एक सवाल भी आया था जेई में, अभी आया है 2025 में आया है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को बेटा। देखो टी ब्लॉक के क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर पढ़ रखे हैं तो हो जाएगा क्वेश्चन, और अगर नहीं पढ़ रखा तो फिर छोड़ के आना पड़ेगा, है ना, ये ऐसा चैप्टर है।
तो इधर देखो, करेक्ट ऑप्शन विद द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पेयर, ये है आपके पास। ठीक है, तो आपको इनका बताना है। जैसे अगर मैं मैग्नीज और आयरन की बात करूं तो डिप आ रहा है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके डिप आ रहा है ना ग्राफ में, ऐसे करके। तो यहाँ पे मैग्नीज था, तो बताओ तो मैग्नीज का ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट या फिर आयरन का होगा, बताओ। अरे बोलो ना, तुम लोग पढ़ाई नहीं करते बिल्कुल। आयरन का होगा। आयरन का। मैम अगर आयरन का होगा, कॉन्फिडेंटली बोलो, अगर आयरन का ज्यादा होगा तो मैम ए और बी ऑप्शन नहीं हो सकता। टेक्टीनियम और रुदेनियम में किसका होगा? टेक्टीनियम में भी डिप आ रहा है, तो टेक्टीनियम का ज्यादा। किसका होगा? रुदेनियम का ज्यादा होगा। ठीक है मैम, अब हमें देखना पड़ेगा रीनियम। देखो ये दो ऐसी चीजें हैं जिसने ग्राफ को थोड़ा ढंग से पढ़ के आया होगा, वो तो वो करके चला गया होगा, क्योंकि ये सबको याद रहता है कि मैग्नीज टेक्टीनियम में डिप आते हैं, ये सबको पता था। बट लेकिन अगर तुम एक बात बताओगे, ये लास्ट वाली चीज नहीं पता होगी बच्चों को, तो वो एक क्वेश्चन करके आया होगा, छोड़ के आया होगा। तो रीनियम का क्या होता है? ज्यादा होता है ओस्मियम से, यही मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी रही थी। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑप्शन आएगा मेरा बेटा, वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आता है बेटा? उसके पास जो नेक्स्ट आता है मेरा, वो आता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। वैसे कोई अलग से ये टॉपिक नहीं है, ये मेटल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में ही देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में नीचे लिखा हुआ है। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता क्या, पहले तो ये समझ लो। जैसे अगर मान लो मेरा बेटा कोई मेरा मेटल है सॉलिड में, है ना, ठीक है, आपका जो मेटेलिक लैटिस है, ठीक है, वो सॉलिड होगा, है ना। अगर मान लो तुम्हें उसको गैसियस फेज में चेंज करना है, तो उसके लिए जो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी मेटेलिक लैटिस में बोन्स को ब्रेक करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। बोलो क्या कहते हो? क्या बोला मैंने? एनर्जी रिक्वायर्ड, फिर से सुनो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बोन्स इन मेटल लैटिस एंड कन्वर्ट मेटल एटम इनटू गैसियस एटम इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। गैसियस एटम का मतलब एटम गैस नहीं है, गैसियस फेज में है। ठीक है, गैसियस फेज में क्या होता है? मेटेलिक लैटिस में तो जुड़े हुए हैं सारे, गैसियस फेज में क्या होंगे? दूर दूर होंगे सारे। ठीक है जी। और इसको कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, वो क्या होगी मेरी एनर्जी मेरा बेटा? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या कहते हो? ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम खुद सोचो किस केस में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगी? जिस केस में मेरा मेटेलिक लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब जिस केस में मेरी मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, उस केस में मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक दैट लैटिस। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। तो और जिसमें कम मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी, वो क्या होगा? उसमें आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम देनी पड़ेगी। तो क्या ये मैं लाइन बोल सकती हूँ कि अगर मैं बात करूं जिंक, कैडमियम, मरकरी की, तो इनकी सबसे कम लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी गैसियस उसमें कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है जी, देखो, यानी कि कहीं ना कहीं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस पे डिपेंड कर रही है मेरा बेटा? एंथैल्पी। एंथैल्पी ध्यान से देखेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मैम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, लेकिन 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 सारे बच्चे एक नोट लगाएंगे या आप स्टार लगाओगे। देखो, जब जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना नोट लगाओ, मतलब वो मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दी। ठीक है जी, पलक, अंजलि, इजान, आदित्य, भारती, सोनाली, Yes, बहुत ma'am. सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? वेनेडियम हैज हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मैम ये क्या बता दिया? मैं फिर बोल रही हूँ
क्योंकि इसमें चीजें थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान भी देनी है, तभी मैं सारी चीजें स्टार मार्क नोट करके लिखवा रही हूँ। वेनेडियम की हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है 3D सीरीज में, आपसे वो 3D का ही पूछेगा मैम। लेकिन क्रोमियम और मैग्नीज में होते हैं सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो मैग्नीज का तो आपने बता दिया, उसमें डिप आया था ग्राफ में, तो हम समझ लेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उसका कम है। लेकिन मैम उस हिसाब से तो क्रोमियम का होना चाहिए था एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 3D में ज्यादा, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्राफ तो इसका ये आ रहा था ऊपर। कैन यू सी दैट? क्रोमियम 3D में सबसे पहाड़ की ऊंची चोटी पे आ रहा था 3D में, तो इसका होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आई उसमें हमें ये देखने को मिला कि वेनेडियम की हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, ये कम से कम 5 से 6 बार अभी तक जेईई मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आगे भी इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और हर बार उसने क्या किया है, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा है। ऑलराइट, मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के साथ उसने ऑक्सीडेशन स्टेट का सवाल घुसा दिया, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के साथ उसने मैग्नेटिक मूवमेंट का सवाल घुसा दिया। तो इस तरीके से उसने क्वेश्चंस जो है पूछे हुए हैं। तो देखो एक बार एनसीईआरटी में, इधर आओ मेरा बेटा, एनसीईआरटी तभी कहा है मैंने, भगवान है तुम्हारे लिए। कैन यू सी दैट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन स्कैंडियम का 326 फिर बढ़ गया। क्यों बढ़ रहा है ये? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है मेरा बेटा, मेटलिक बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्ग हो रही है। लेकिन ध्यान से देखो, क्रोमियम का 397 है। कैन यू सी दैट? क्रोमियम का 397 है। मैग्नीज का तो चलो कम है ही है। फिर देखो आयरन का बढ़ गया, कोबाल्ट का भी थोड़ा बढ़ गया, मतलब इन तीनों का इतना ज्यादा चेंज नहीं है, बट हाँ बढ़ रहा है, निकल तक जा रहा है 416, 425, 430। फिर देखो इसका कम हो गया कॉपर का, क्यों? क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, है ना, और इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बिल्कुल कम हो गया। तो बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी है ना, ट्रेंड में कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो मैम हम क्या करेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 3D में सबसे ज्यादा किसका होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जो मैं बता रही हूँ कि किससे बाहर नहीं आएगा, उसको मैं सर्कल भी मार्क कर रही हूँ। और सबसे कम किसका होगा उसको भी आप मार्क कर लीजिए। सबसे कम होगा किसका 3D में मेरा बेटा? जिंक। जिंक का। आपको 4D और 5D बिल्कुल भी नहीं रखनी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें याद करने के लिए हैं। तो हम उतनी चीज याद रखेंगे जितना एनसीईआरटी में वो डेटा हमें दे रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस में होगा? वेनेडियम के केस में, और सबसे कम होगा 3D के केस में जिंक का होगा। ठीक है जी, देखो चलो ठीक है। चलो मैम मेटेलिक रेडियाई आपने करा दी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये भी करा दिया। अब हम आयनाइजेशन एनर्जी भी आज में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला ग्राफ देखो मेरा बेटा, ये वाला ग्राफ, ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के लिए ग्राफ दिया हुआ है। देखो इधर तुम्हें पेपर में बना के दे देगा ये, और तुमसे पूछेगा जो ये ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन, ये कौन सी सीरीज रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि एनसीईआरटी में तो दे रखा है ग्रीन वाली लाइन 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज के एलिमेंट्स है, और ये 5D सीरीज के एलिमेंट्स है। ठीक है, उसने एलिमेंट्स के नाम नहीं दे रखे, सिर्फ ऐसे ग्राफ चिपका के रख दिया है। तुम्हें भी पता नहीं करना है कि हर एलिमेंट की कितनी होगी, सिर्फ उसकी याद रखनी है जो मैंने बोल रखा है। ठीक है, और एनसीईआरटी एक लाइन कहती है, तुम भी लिखो ये वाली लाइन, कि 4D और जो 5D सीरीज होगा, 4D एंड 5D सीरीज हैज मोर फ्रीक्वेंट मेटल बॉन्डिंग। क्या बोल दिया? कि जो 4D और 5D सीरीज में वो मेटल बॉन्डिंग फ्रीक्वेंट है, मतलब अच्छी हो रही है, आप देख पा रहे हो ज्यादा हो रही है। देखो 4D का ग्राफ उससे ऊपर, 5D का उससे ऊपर। ऐसा क्यों हुआ होगा, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। क्योंकि मेरा बेटा 4D और 5D की बात करूं, देखो 3D आपका ये है, ठीक है, 4D थोड़ा डिफ्यूज होगा, है ना, और 5D और डिफ्यूज होगा। और अगर डिफ्यूज होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियस, बोलो, है ना, मतलब
Yes, मतलब क्या ma'am. होंगे, टाइटली बाउंड नहीं होंगे, है ना, लूजली बाउंड होंगे। और अगर लूजली बाउंड होंगे तो क्या वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाएंगे बॉन्डिंग में आराम से? हाँ कर जाएंगे। तो फिर मेटल मेटल बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पे आप क्या लाइन लिखोगे, ध्यान से लिखो, ये उसमें नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में, लिखो जो 4D और 5D वाले होते हैं वो क्या होते हैं, मोर डिफ्यूज्ड होते हैं। डिफ्यूज मतलब समझ रहे हैं ना, डिफ्यूज इन द एनवायरनमेंट, है ना, फैले हुए। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लूजली बाउंड है, मोर डिफ्यूज होता है। और यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रॉन जो होंगे लूजली बाउंड होंगे, जिसकी वजह से इजिली पार्टिसिपेट कर लेंगे बॉन्डिंग में। क्या कहते हो बच्चों? जो बच्चे लेट आ रहे हैं उनको क्या समझ में आ रहा है पता नहीं। Ma'am. है ना, कोई चीज अगर बड़ी है, डिफ्यूज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इतनी टाइटली बाउंड नहीं होगी, इजिली पार्टिसिपेट कर सकती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजिली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है जी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए एक बात तो ये हो गई। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन तुम्हें आ चुका है समझ में। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा बेटा डेंसिटी। नेक्स्ट क्या आता है, डेंसिटी। मैम डेंसिटी से सवाल आते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट तुम्हें एनसीईआरटी टेबल पे लेके चलती हूँ, इधर आइए। यहाँ पे जो डेंसिटी का देखो लास्ट में इन्होंने जो ऑर्डर दिया हुआ है 3D सीरीज के लिए दिया हुआ है, कैन यू सी दैट? तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं स्कैंडियम से लेकर मेरा बेटा निकल तक चलूं और कॉपर को भी मैं इंक्लूड करूं तो डेंसिटी बढ़ रही है ना। निकल कॉपर की हालांकि बराबर है, वैसे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। और जिंक की क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा तुम खुद सोचो, स्कैंडियम से लेकर निकल तक डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और तुम्हें ये भी पता है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज क्या होता है, कम होता है। लेकिन साइज ज्यादा, इसमें क्या फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, मास ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू साइज। मतलब जितना साइज घट रहा है उससे ज्यादा मास बढ़ रहा है, तो मास वाला फैक्टर भारी है, मतलब डोमिनेटिंग है। और तुम्हें पता है जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। जैसे ही तुम जिंक की तरफ जाओगे, याद करो जिंक में अपन ने क्या बोला था, साइज बढ़ रहा है ना। तो साइज बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे मास से ज्यादा साइज वाला फैक्टर डोमिनेट कर गया, मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए जिंक की डेंसिटी कितनी हो गई, 7.1 हो गई। अब मैम इसको लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे जो मैंने तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना रखे हैं वो क्या है। सबसे पहले देखो, अगर उन्होंने क्या बोला हुआ है कि 5D सीरीज वालों की डेंसिटी ज्यादा है, वैसे वो पूछेगा नहीं 3D 4D, बट फिर भी मैं लिखवा देती हूँ 5D की ज्यादा, उससे कम 4D, सबसे कम 3D। क्योंकि डाउन द ग्रुप उन्होंने कहा है कि मास वाला फैक्टर जो है ज्यादा डोमिनेटिंग है, मतलब ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है एज कंपेयर टू साइज, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो रही है मेरा बेटा, इंक्रीज हो गई। ठीक है जी, अच्छा। और अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलूंगी तो देखो ना, लेफ्ट टू राइट अगर मैं चलूंगी तो स्कैंडियम से लेकर निकल तक क्या हो रहा है, आपका मास बढ़ रहा है एज कंपेयर टू साइज। तो अगर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, और अगर मैं इन केस ऑफ जिंक की बात करूं तो क्या हो रहा है मेरा बेटा, साइज बढ़ रहा है, यानी कि डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर मैं बात करूं लोवेस्ट डेंसिटी इन 3D सीरीज तो कौन होगा, जिंक। जिंक क्यों होगा, स्कैंडियम होगा। अरे देखो ना, ये क्या है 3.43 है इसकी, ये देखो। यस मैम। जिंक की तो इसके आसपास है, क्या बोलते हैं, क्रोमियम के आसपास है, सबसे कम स्कैंडियम की होगी। तो ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ मेरा बेटा, ताकि आप लोगों को खुद मत्था नहीं मारना पड़े टेबल में से निकाल निकाल के।
इसलिए मैं आपको पॉइंट्स बनवा के यहाँ पे लगा रही हूँ, ताकि जब आप लोग नोट्स को रिवाइज करें तो आपके पास ये पॉइंट्स लिखे पड़े हों, और सो दैट आप अच्छे से आप रिवाइज कर पाओ कि हाँ मैम ने बताया था इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, मतलब अमंग डी ब्लॉक एलिमेंट में, हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी? हाईएस्ट डेंसिटी होती है ओस्मियम की। ठीक है। Yes, हालांकि ma'am. अभी तक पूछा नहीं सवाल, डेंसिटी पे ज्यादा सवाल आया नहीं, बट अगर आता है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। एक तो ये मैंने बता दिया। ठीक है। अगर मान लो 3D 4D 5D के मेंबर आए तो आप कंपेयर कर लोगे, 3D का आया तो आप कंपैरिजन कर लोगे, और पूरे डी ब्लॉक में पूछेंगे तो आप बता देना ओस्मियम की ज्यादा होगी। लिख लिया? कंफर्म कर दो बेटा। Yes. Yes, ma'am. यस। अनुज ठीक है बेटा? Yes, ma'am. खुशबू, जतिन, साहिल, साहिल बड़े कम दिखते हो आजकल भाई क्लास में। आलिया, पावन चुप हो आज। बेटा माइक किसका अनम्यूट है? नितांत। मैम आलिया। आलिया माइक म्यूट करो बेटा। रुको एक बार। ठीक, चलें आगे। Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. Ma'am. अब नेक्स्ट हम चलते हैं मेरा बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये बेटा देखो, डी ब्लॉक में जितने भी आप ट्रेंड्स देखोगे ना, जो हम जनरल ट्रेंड्स पढ़ के आए हैं वो तो हमेशा ही सही रहेंगे, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ना एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा आ जाती हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ना बहुत अलग अलग तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें इतनी एक्सेप्शंस आप लोगों को देखने को मिलती है। इसीलिए हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, एनसीईआरटी में जो भी, एनसीईआरटी में हालांकि लाइंस काफी डिफिकल्ट है, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो एनसीईआरटी की जो लाइंस है उसको आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में लिखवा के समझा रही हूँ। ठीक है। तो अगर आप क्लास के बाद एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो कुछ ऐसा ही पढ़ा था हमने क्लास में। ठीक है। तो अगर मेरा बेटा सबसे पहले मैं बात करूं एनाइजेशन एनर्जी की, तो वो हमारी यही होती है कि amount of energy required to remove most loosely bounded atom from the isolated gaseous atom, यही था। ठीक है। तो मतलब अब एक बात देखो, हम इन जनरल क्या पढ़ते हैं मैम? हम पढ़ते हैं इन जनरल लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी increases due to increase in effective nuclear charge, Yes, ma'am. यही पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से तो मेरा लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट तो मेरा साइज डिक्रीज होता है, तो मेरा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या साइज एकदम वैसे स्मूथली डिक्रीज हो रहा था क्या जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं। तो जब साइज में इतनी गड़बड़ी थी तो तुम सोचो आयनाइजेशन एनर्जी के केस में कितनी गड़बड़ होगी, है ना? तो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ वो गड़बड़ी, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। आई होप आप लोगों ने जो लिखना था इंपॉर्टेंट मार्क करवाया मैंने वो लिख लिया होगा। अब आओ आयनाइजेशन एनर्जी। कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं, मैं सब चीजें लिखवाऊंगी, अभी सिर्फ देख लो कि मैं क्या लिखवा रही हूँ, बस मुझे ये कंफर्म कर दो क्या मेरी आवाज और स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो Yes, अब थोड़ा Yes, सा ma'am. ध्यान से देखेंगे कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या वैल्यूज देखने को मिली। तो मैं आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूंगी। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। तो 631 से 656 इंक्रीज हुई,
हुई। लेकिन देखो ये वेनेडियम की Yes. बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वेनेडियम की घट गई, एक्सेप्शन आ गई है। फिर 650 से 653 थोड़ी सी बड़ी है क्रोमियम की, लेकिन बड़ी तो है। फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, लेकिन देखो कोबाल्ट तक आते आते फिर कम, है ना, फिर कम, फिर बढ़ गई और फिर बढ़ गई। क्या कहते हो? यानी कि है ना लोचा, हम लोचा ही लोचा है इसमें, अब हम क्या करें। तो अब तुम देखो एक्सेप्शन कहाँ आ रहा है, वेनेडियम में आ रहा है, कोबाल्ट में आ रहा है और निकल में आ रहा है। तो आप कैसे याद रखोगे, आप कैसे याद रखोगे? आइए, एक्सेप्शन इन 3D सीरीज कैसे याद रखोगे? वीना को वीना को वीना को पैसा नहीं देना, वीना को पैसा नहीं देना। वीना क्या है यहाँ पे, बोलो वीना क्या है? वेनेडियम को, यानी कि तो ऐसे कोबाल्ट, नहीं बोले तो निकल। निकल। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। अगर तुम मुझे कहो कि मैम 3D सीरीज का पूरा हमें ऑर्डर लिखवा दो, मतलब किसकी ज्यादा किसकी कम है, हालांकि पेपर में नहीं आएगा बट तुम्हें आसान ही होगी, अगर किसी को याद करनी है तो कर सकता है, लिखवा दूं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का अगर मैं ऑर्डर लिखवाऊं 3D सीरीज में, तो लिखो एक बार, मैंने खुद भी पूरा जो एनसीईआरटी की टेबल में लिया हुआ है उसको निकाल के एक ऑर्डर ये बनाया है मैंने। देखो, स्कैंडियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन और जिंक। तो ये है ऑर्डर। बेशक तुम चेक भी कर सकते हो जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बेशक तुम चेक भी कर सकते हो जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी तुम देख रहे हो 906 किसमें है? जिंक में है, देखो। और सबसे कम किसकी है? स्कैंडियम की है, देखो। तो ये ऑर्डर है। एनसीईआरटी ने तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लिख दी, उसने ऑर्डर नहीं लगाया, ऑर्डर हमने लगाया है। ठीक है, उसने वैल्यूज लिख दी, उन वैल्यूज को यूज करके हमने यहाँ पे ऑर्डर भी लिख लिया है। क्या मैम सिर्फ यही हमें आयनाइजेशन एनर्जी में करना है? आंसर इज नो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़नी है। ठीक है, पहले तो ये लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे लिखवाऊंगी। पहले आप ये लिख लीजिए बेटा। मैम डन। डन। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, जब भी आप क्लास में आओ ना उससे पहले 20 मिनट जरूर पढ़ के आया करो, वरना 3 दिन बाद उठाओगे ना चैप्टर, तुम कहोगे मैम सबसे बेकार चैप्टर है ये। और मैं नहीं चाहती आप ऐसे बोलो, ठीक है, इसीलिए प्लीज पढ़ा कीजिए इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने वैल्यूज लिख दी। चलो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, तो हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। हेडिंग डालोगे सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। और सबसे पहला पॉइंट है मेरा बेटा, सारे बच्चे लिखेंगे, मैं आपको पॉइंट्स जो एनसीईआरटी ने बोल दिया ना, जो एनसीईआरटी ने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दे दी, अब हम ट्राई करेंगे उन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को थोड़ा जस्टिफाई करें, मतलब उसको थोड़ा सा समझें कि ऐसी क्यों आई होगी वैल्यूज। तो एक बात देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, ये स्कैंडियम था, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो वेनेडियम से क्रोमियम आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी तो है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी, देख रहे हो, इतना ज्यादा चेंज नहीं आया। कैन यू सी दैट? तो पहला पॉइंट वो बनता है कि क्रोमियम हैज लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और जितने भी आयनाइजेशन एनर्जी के सवाल है वो सारे तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही एक्सप्लेन करोगे। तो अगर मैं क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो मेरा बेटा इसमें होता है आर्गन 18 4s1 3p5। तो एक बात बताओ, अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहे हो, क्रोमियम प्लस बना रहे हो, तो ये किसमें चेंज हो रहा है? 3d5 में हो रहा है। मतलब जैसे ही तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये हमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। क्या कहते हो? Yes, जो ma'am. कि क्या है? स्टेबल है। अगर एक बात बताओ, क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको 3d5 विच इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें मतलब आपको इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी,
दैट इज वाई एनर्जी बढ़ तो रही है लेकिन इतनी ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ इतना ही चेंज आ रहा है 3 का, देखो। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, उसके बाद मैंने निक्कर कुर्ता जीन्स पहन ली। ठीक है, अच्छा अगर मैं मेरा बेटा कॉपर की बात करूं और क्रोमियम की बात करूं तो उसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इधर देखो, वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। देखो ना, देखो इधर 745, फर्स्ट के लिए इतनी चाहिए थी, इसमें देखो 1900, हालांकि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है लेकिन देखो यहाँ पे आपको ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, देखो ना, ध्यान से देखो, जैसे देखो इसमें क्या है 700 से 1500, ऑलमोस्ट डबल 1500, लेकिन देखो इसमें 1900 ज्यादा देनी पड़ रही है। ऐसे ही क्रोमियम में भी देखो 1500। अब मैम ऐसा क्यों है? क्रोमियम और सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, क्रोमियम और कॉपर की क्या है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। क्रोमियम एंड कॉपर हैज हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि मैम क्रोमियम में क्या होता है, 4s1 3d5 होता है, तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्रोमियम प्लस बन जाएगा 3d5। ऐसे ही अगर मैं, ध्यान से सुन लो, ऐसे ही मैं अगर कॉपर की बात करूं तो वो होता है 4s1 3d10, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉपर प्लस, यानी कि ये बन जाएगा 3d10। अब आप जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो निकालोगे आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, बोलो 3d5 से, और कॉपर के केस में कहां से निकालोगे, 3d10 में। अब तुम फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, डिफिकल्टी होगी या नहीं होगी, बोलो। होगी। तभी बोला है कि रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट, दैट इज व्हाई क्रोमियम एंड कॉपर हैज हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। बोलो। यस मैम। यस मैम Yes, ma'am. ठीक है, हाँ जी बोलो बेटा। मैम एक बार ये सेकंड वाला दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं बोल रही हूँ अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो क्रोमियम और कॉपर से तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड बन जाएगी। अब तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे निशिता, या तो 3d5 से निकालोगे अगर मैं क्रोमियम प्लस की बात करूं, और कॉपर प्लस में से निकालोगे 3d10 से। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा, डिफिकल्टी होगी, इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है जी, ये आपको लिखना, लिख लो, लिखना है तो रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cr प्लस एंड Cu प्लस, ठीक है, इज क्वाइट डिफिकल्ट। चलिए, हो गया। यस मैम। Yes, ma'am. लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ first ionization energy of zinc, cadmium and mercury are high। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि जिंक में क्या होता है मेरा बेटा, 4s2 3d10 which is stable configuration। हाई एनर्जेशन एनर्जी मतलब ये नहीं है कि निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब है ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, निकल तो जाएगा बट यू हैव टू सप्लाई हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। 4s में से निकलेगा पहले इलेक्ट्रॉन, 4s तो फुल्ली फिल्ड है, तो इसीलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी में से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। लिख लिया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मेरा बेटा मैं बोलूं क्रोमियम और मैग्नीज में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, एक्सपेक्टेड हम क्या कहते हैं कि मैम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं, तो उस हिसाब से तो मैग्नीज की ज्यादा होनी चाहिए, है ना, बोलो यही होना चाहिए ना, लेफ्ट टू राइट जो होना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल
ऑर्डर होता है वो क्या होता है मेरा बेटा, क्रोमियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मैग्नीज से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों मैम, आइए, कि किसका ऑर्डर लिखवाया मैंने, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का। क्यों, क्योंकि क्रोमियम में क्या होता है 4s1 3d5, बोलो, और मैग्नीज में क्या होता है 4s2 3d5। तो अगर मैग्नीज में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तुम तो क्या बन जाएगा 4s1 3d5, और जब क्रोमियम में से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये बन जाएगा 3d5। अब तुम मुझे खुद बताओ देख के, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कहाँ पे तुम्हारी जद्दोजहद लगेगी, क्रोमियम में। Chromium. क्रोमियम, क्योंकि मैग्नीज में आप निकालोगे 4s से और क्रोमियम में आप निकालोगे 3d5 से, तो ये तो क्या है, स्टेबल है। तो इसीलिए क्रोमियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्रोमियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी Mn प्लस से, एक ही बात है ना, क्योंकि इसमें से निकालो ना सेकेंड इलेक्ट्रॉन। यस मैम। ठीक है, चल, उसके बाद एक और चीज है यहाँ पे, एक एनसीईआरटी एक और चीज लिखती है सेम कॉपर और जिंक में। तो लेफ्ट टू राइट साइज घटता है तो हमारा जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर होता है वो क्या होता है, कॉपर की ज्यादा होती है जिंक से। क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो इसको ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैम जो कॉपर है कॉपर उसके सेकंड ऑर्डर में 3d10 में से 3d10 हो जाएगी। निकालने पड़ेंगे। वेरी गुड। कॉपर में क्या है 4s1 3d10 है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। अगर मैं कॉपर प्लस की बात करूंगी तो मेरे पास क्या होगा, वो इधर आओ मेरा बेटा, 3d10, और अगर जिंक प्लस की बात करूंगी तो ये क्या होगा 4s1 3d10। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ से पड़ेगा d10 में से, और जबकि जिंक प्लस में निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो कॉपर की जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी बेटा, ज्यादा। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। Ma'am. ठीक है, क्या मैं आगे चलूं? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज हाई एज कंपेयर टू आयरन। मैम ऐसा क्यों, पहले लिख लो फिर बताती हूँ, पहले लिख लो। ठीक है, अच्छा लिख लिया, चलो अब। यस मैम। अब मैग्नीज में क्या होता है, मैग्नीज होता है 25। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मैम आयनाइजेशन एनर्जी का अगर हमें कोई भी पॉइंट पेपर में आता है और हमें बताना है उसका, तो विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं बता पाएंगे। ये समझ में आ गया ना तुम्हें अभी तक? यस मैम। इट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मेरा बेटा। तो आओ इधर, यहाँ पे होता है आर्गन 18 3d5 4s। तो मैं ना कई कई जगह पे आर्गन 18 नहीं लिखती हूँ, तो इट डजंट मीन कि वो है नहीं, और मैं कई बार यहाँ पे लिखती हूँ 3d5 4s2। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 3d में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, मैं लिख देती हूँ बस ऐसे नॉर्मली फ्लो में। अगर मैं एनर्जी के ऑर्डर के वो लिखूंगी ना हिसाब से तो 4s पहले आता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ जाते हो आप। चलिए, ठीक है, और यहाँ पे आयरन लिख लो मेरा बेटा। आयरन होता है 26, आर्गन 18 3d6 4s2। तो एक बात बताओ, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Mn प्लस बनाऊंगी तो ये बन जाएगा 4s1 3d5, बोलो, और ये बन जाएगा Fe प्लस, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा, 4s1 3d6।
और अगर मैं यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगी मेरा बेटा, तो ये बन जाएगा 3d5, और यहाँ से अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगी तो ये बन जाएगा 3d6. तो अब तुम्हें थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ से d5 से निकालना पड़ेगा, विच इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जबकि यहाँ पे Yes, ma'am. d6 से निकालना पड़ेगा। तो कहाँ पे ज्यादा एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी? मैग्नीज के केस में, मैग्नीज के केस Yes, में, ma'am. ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो वो किसकी ज्यादा होती है? आयरन की ही ज्यादा होती है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं वो भी आयरन की ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं मेरा बेटा, वो मैग्नीज की ज्यादा देखने को मिलती है। रीजन मैंने तुम्हें बता दिया, और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि आप Mn+2 में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। बेटा माइक म्यूट कर लो ना, अब किसका ऑन रह गया? ये चींची की आवाजें कहाँ से आती हैं? हाँ प्रिंस बोलो बेटा। कुछ कहना है? गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है। मेरे जितने भी मैं बैच पढ़ाती हूँ ना 12th के, बहुत सारे प्रिंस हैं। एक मेरे बैच में 2 प्रिंस हैं, एक HP एक दिल्ली। इस वाले बैच में तुम HP से हो, एक दूसरा बैच है वो पंजाब, उसमें पंजाब से। एक दिन तो मैं उससे पूछने लग गई, तुमसे पूछा था ना मैंने कि तुम पंजाब से तो नहीं हो? यस मैम। तुम HP से हो है ना? यस मैम। ठीक है, लिख लिया बेटा इतना? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम्हें आज तो कोई DPP नहीं मिलेगी, जिससे DPP में क्वेश्चन नहीं बने थे ना मेल्टिंग पॉइंट वाले एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के, वो अब बन जाएंगे। ठीक है जी, चलिए इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिख लो, मेरे पास स्पेस नहीं है ना, तुम उसके नीचे ही लिखो। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लिखोगे? ये कौन सा पॉइंट अपना? 5 पॉइंट हो चुके ना, 6 पॉइंट लिखोगे। हाँ 6 पॉइंट लिखोगे बेटा कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना 5D सीरीज की, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है 5D सीरीज की, वो ज्यादा देखने को मिली है, आर हायर देन 3D एंड 4D सीरीज। ऐसा क्यों है? अब एनसीईआरटी तो लिख के छोड़ देती है। ऐसा इसलिए मेरा बेटा क्योंकि अगर मैं 5D सीरीज में बात करूं तो 5D से पहले 4f में इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, है ना? बोलो क्या कहते हो? तो 4f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होने की वजह से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। क्या होगा फिर? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। दैट इज वाई। तो रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन या f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Yes, ma'am. मैंने शॉर्ट में दिया है, तुम इसको अपनी तरफ से जैसे तुम्हें सही लैंग्वेज में लिखे आप लिख भी सकते हो। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, लिख लिया ना? अब एनसीईआरटी देखो क्या लिखती है। अब तुम देखो एनसीईआरटी लिखती क्या है। सबसे पहली बात एनसीईआरटी लिखती है कि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, लोवेस्ट। मैम ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपने बताया ही नहीं। हाँ मैंने नहीं बताया, मैंने अभी नहीं बताया, कोई नहीं मैं बता दूंगी। देखो एक चीज देखना, जो भी मैं लिखवा रही हूँ तुम्हें, देखो अगर मेरा मेटल पहले सॉलिड में है, मतलब मेटेलिक लैटिस है, उसको गैसियस फेज में चेंज करने के लिए मुझे क्या देना पड़ रहा था? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बोलो देना पड़ रहा था या नहीं देना पड़ रहा था? सर मुझे मान लो m को M+2 में भेजना है तो मुझे आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 देनी पड़ेगी, इन दोनों का सम, है ना? अब तुम मुझे ये बताओ कोई मेटल +2 में कब जाना चाहेगा? जब आयनाइजेशन एनर्जी मुझे कम देनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं बोलूं बेटा तुम्हारा मेटल +2 में नहीं जाना चाहेगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हें ज्यादा देनी पड़ रही है। ठीक है जी, बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am.
आते हैं हम। देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, टू फॉर्म द M+2 आयंस, अगर तुम्हें M+2 आयंस बनाने हैं फ्रॉम द गैसियस एटम्स, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बात ठीक है ना? अगर तुम्हें M से M+2 में जाना है तो आपको क्या चाहिए होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अच्छा। फिर वो कह रहे हैं द डोमिनेंट टर्म यहाँ पे होगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विच शो अनयूजुअली हाई वैल्यू ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। ये मैं बता चुकी हूँ कि क्रोमियम एंड कॉपर के केस में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? जब तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे इन दोनों में से तो D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अब इसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल पाना डिफिकल्ट है। इतना क्लियर हुआ? यस, आगे चलो। Yes, ma'am. फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जो जिंक की वैल्यू है वो लो है एज द आयनाइजेशन कॉजेस वन ऑफ द 4s इलेक्ट्रॉन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ D10 कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर तुम्हें जिंक से Zinc+2 बनाना है तो वो कह रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो कम है। क्यों? क्योंकि जिंक 2+ में किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो 3D10 में हो रहा है, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है मैम, वो भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, मतलब समझ गए ना? यहाँ पे जिंक प्लस से Zinc+2 की बात करूं, क्योंकि जिंक प्लस में 4s1 3D10 होता है ना मेरा बेटा, तो अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 3D10, तो वही बोल रहे हैं जो जिंक की वैल्यू है वो लो है। क्यों? बिकॉज रिमूवल ऑफ 1 4s इलेक्ट्रॉन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल D10। ठीक है, चलिए मैम। फिर उसके बाद बोलता है द ट्रेंड इन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। मतलब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के केस में मैंने तुम्हें बताया था अभी, मैग्नीज के केस में तुम D5 में से निकालते हो, +2 बन जाता है जब, वो बताया ना अभी, मैग्नीज जब +2 होगा तो D5 होगा, है ना? और अगर Zinc+2 होगा तो वो D10 होगा। क्या तुम तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल पाओगे आसानी से? नहीं निकाल पाएंगे मैम। तो वो कह रहे हैं कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में 4s वाली का कोई रोल नहीं होता। क्या रोल होता है? Mn+2 D5 है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल है, और जिंक में तो D10 है भाई साहब, भयंकर स्टेबल, सबसे ज्यादा D10 स्टेबल होता है, फिर D5 होता है हाफ फिल्ड, और फिर होता है D0 जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जनरली देखी गई है हाई ही होती है। और इसी रीजन की वजह से अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, जिंक की अगर मैं बात करूं या कॉपर की भी अगर मैं बात करूं या निकल की बात करूं, अगर इनकी वैल्यूज को देख के सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वो इतनी ज्यादा है कि अगर आप चाहते हो कि ये +3 शो करें तो वो डिफिकल्ट होगा टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर दीज एलिमेंट। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, कॉपर, निकल और जिंक के केस में 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मिल पाना, मतलब ऑब्टेन कर पाना क्या होगा, डिफिकल्ट। और कॉपर तो बेटा कॉपर +3 में होता भी नहीं है, ना ही जिंक +3 में होता है। हाँ, निकल होता है +3 में होता है, +4 में होता है, लेकिन वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्टेन कर पाना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। यस, ठीक है। और ये भी इसीलिए बोला जाता है कि मोस्ट स्टेबल मतलब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है मेटल की, वो क्या होती है, +2 होती है। तो +3 में जाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी तो देनी पड़ेगी। तो कॉपर, निकल, जिंक के केस में यही बोल रहे हैं कि इनमें से अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भाई साहब अच्छी खासी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कॉपर +3 में होता ही नहीं, आप देखोगे या तो +1 में या +2 में। ऐसी जिंक आप या तो +2, जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, अभी बताऊंगी, +2। निकल की होती है +3 होती है, +4 होती है, लेकिन वही सेम चीज मैं बोलूंगी, ऑब्टेन कर पाना डिफिकल्ट होता है। +3 और +4 में जाना इतना आसान नहीं होता, तभी एनसीईआरटी लिखती है डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। क्या कहते हो बताओ? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तुम सोचो, मेटल के ऊपर चार्ज आएगा, है ना? अब मेटल के ऊपर चार्ज कैसे आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी देगा, मतलब तभी उस पर चार्ज आएगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बॉन्डिंग में, 1 कर रहे हैं तो उस पर +1 का, 2 कर रहे हैं तो +2, 3 कर रहे हैं तो +3, ऐसे ही आएगा।
तो क्योंकि मेरा बेटा, मैंने तुम्हें बोला था जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है ना? Yes, यानी ma'am. कि n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ns इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होता क्या है मेरा बेटा कि अगर मैं बात करती हूँ बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में n-1 डी इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं और ns के भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं। क्योंकि अगर मान लो मैं फर्स्ट सीरीज की बात करूं, 3D सीरीज की, तो इसमें क्या होगा, 3D और 4s, देख पा रहे हो, 3D और 4s होगा। ऐसे नीचे जाऊंगी तो 45s होगा, फिर उसके नीचे जाऊंगी 65s होगा। तो यहाँ पे मेरा बेटा जो आपके ट्रांजिशन मेटल है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसा नहीं कि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक से ज्यादा करते हैं। और वो एक से ज्यादा कब कर पाएंगे मेरा बेटा, एक से ज्यादा कब कर पाएंगे, जब ns के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करें और n-1 डी के भी इलेक्ट्रॉन क्या करें, पार्टिसिपेट करें, तब वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। आपको दिखाऊं, ये देखिए, कैन यू सी दैट? देखिए, Yes, ma'am. अगर मैं मोटा मोटी अगर तुम्हें इस टेबल से बात समझाऊं तो Mn देखो +2 से +7 दिखा रहा है। Mn की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d5 4s2 होती है। यानी कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये और 5 ये सब निकाल सकता है, तभी वो +7 दिखा रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? क्रोमियम देखो मैक्सिमम 6 तक जा रहा है और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s1 3d5। मतलब जब तुम क्रोमियम में से उसके सारे इलेक्ट्रॉन चीर के निकाल डालोगे तब वो +6 दिखा रहा है। वेनेडियम कितने दिखा रहा है, मैक्सिमम +5 हो जा रहा है। टाइटेनियम की मैक्सिमम +4 तक, स्कैंडियम सिर्फ। अगर तुम्हें याद करना है, हम कैसे याद करेंगे, आओ मैग्नीज से ऐसे जाओ, ऐसे की तरफ, सीढ़ियां चढ़ते हो ना, ऐसे जाओ, चढ़ो। मैग्नीज की +7, क्रोमियम +6, वेनेडियम +5, मैं मैक्सिमम बता रही हूँ। टाइटेनियम +4, स्कैंडियम +3। और आपको ये याद रखना है, जो स्कैंडियम भैया जी और जिंक भैया जी हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं। यानी कि स्कैंडियम क्या है, +3 में ही खुश है बस, और जिंक किसमें खुश है, +2 में ही खुश है। यानी कि जब बारी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट की तो जिंक कहेगा मैं तो +2 में ही रहूंगा और स्कैंडियम कहेगा कि मैं +3 में ही रहूंगा। तो इसलिए स्कैंडियम की +1 +2 देखने को नहीं मिलती, ऐसे ही जिंक की +1 देखने को नहीं मिलती, +2 ही देखने को मिलती है। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखा रहा है, तो मैग्नीज दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर तुम देखोगे मैग्नीज के बाद तुम जाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का जो सिलसिला है वो कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे एक एग्जांपल ले लो, कोबाल्ट। कोबाल्ट में क्या होता है मेरा बेटा, 4s2 3d7। तो जब तुम फिल करोगे तो ऐसे आएगा। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे तुम मैग्नीज के बाद जा रहे हो तो डी वाले ऑर्बिटल में पेयरिंग होनी चालू हो रही है। कैन यू सी दैट? देखो उधर आपके 3 बच गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कोई बंदा आएगा ये 3 शेयर कर लेगा, देख रहे हो? Yes, ma'am. और ऐसे निकल में जाओगे तो 2 बच रहे हैं, है ना। कॉपर वाली तो वैसे ही मैंने भी तुम्हें बताया +1 और +2 कॉमन होती है। तो क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने वाली हूँ? स्टार्टिंग में क्या है, जब मैं स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जा रही हूँ तो मेरे क्या हो रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। देखो, तो मतलब शेयर करने वाले बंदे इनके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, तभी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही तुम जा रहे हो तो यहाँ पे भैया इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो पेयर होते जा रहे हैं, शेयर करने के लिए इतना नहीं है। बोलो क्या कहते हो? जिसकी Yes, वजह से मैग्नीज के बाद जो है कम ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर रहा है। बोलो। Yes, ma'am. सारे बच्चे अच्छे से सोच लो और Yes, कंफर्म कर ma'am. दो, मैं पानी पी लेती हूँ। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, एनसीईआरटी क्या लिखती है, पढ़ना एक बार, कितना समझ में आया पहला पॉइंट।
एनसीईआरटी कहती है द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन और नियर द मिडल ऑफ सीरीज, मतलब मिडल ऑफ सीरीज में आपको दिखेगा ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रहे हैं, जैसे उन्होंने मैग्नीज का एग्जांपल लिया है +2 से +7। फिर वो क्या कह रहे हैं, एक्सट्रीम अगर मैं लेफ्ट में जाऊं और एक्सट्रीम राइट में जाऊं तो क्या हो रहा है, अगर तुम स्कैंडियम टाइटेनियम के केस में देखोगे तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे स्कैंडियम में क्या है मेरा बेटा, स्कैंडियम में 21 होता है ना, तो ये होगा 4s2 3d1। तो देखो ना बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है लूज और शेयर करने के लिए, ऐसी टाइटेनियम के पास भी। और अगर आप आगे की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ही ऑर्बिटल अवेलेबल हैं जिसमें वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कॉपर और जिंक का। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहती है एनसीईआरटी, स्कैंडियम +2 में नहीं मिलता है, स्कैंडियम की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, पहली चीज। दूसरा जिंक की भी +2, ये दोनों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं, ये पेपर में आ चुका है सवाल। ठीक है, उसके अलावा वो कहता है कि जो टाइटेनियम है, ध्यान से देखो, टाइटेनियम +2 भी दिखा सकता है, +3 भी दिखा सकता है और +4 भी दिखा सकता है, लेकिन 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 टाइटेनियम +4 इज मोर स्टेबल देन 2 और 3। वाई मैम? क्योंकि टाइटेनियम 4 में होता है D0, टाइटेनियम 3 में होता है D1 और टाइटेनियम 2 में होता है D2। तो वो कहता है भाई मेरे को नहीं चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, निकाल ले जाओ। वो कहता है मैं 0 में रह के खुश हूँ। क्यों? क्योंकि उसको नोबल गैस मिल रही है ना, आर्गन 18। और टाइटेनियम 3 में आते कहता है अरे भाई निकाल निकल निकल जा तू, मैं तो अपने नोबल गैस में रह के खुश होऊंगा। दैट इज वाई टाइटेनियम 4 वाली ज्यादा स्टेबल होती है टाइटेनियम 3 से। क्या क्या समझ में आया बताओ? स्कैंडियम वाली एक ही दिखाएगी +3, जिंक भी +2 ही दिखाएगा, टाइटेनियम दिखाएगा तो +2 +3 +4, बट 4 वाली ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर है? और 3D में सबसे ज्यादा कौन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है? मैग्नीज दिखा रहा है। अगर मैं पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो कौन दिखा रहा है? यहाँ पे लिख सकते हो ओस्मियम और रुदेनियम जो है वो +8 तक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट बोलता है, तुम याद करो जब मैं तुम्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा रही थी तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि डाउन द ग्रुप जब तुम जाओगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। याद करो, ड्यू टू इनॉट पेयर इफेक्ट बताया था। Yes, ma'am. कितने बच्चों को याद है? यस मैम कर लो बस। याद भी है कि नहीं है? हमें याद है। हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है डी ब्लॉक में ये देखा गया कि जो हैवियर मेंबर, मतलब डाउन द ग्रुप आप जाओगे, मोलिबेल्डियम और टंगस्टन का इन्होंने एग्जांपल लिया है, उसमें 6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है क्रोमियम 6 से। मतलब जहां पे अगर क्रोमियम +6 में है, जैसे इसमें, इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेट, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये +6 में होता है, तो ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करना चाहता है, मतलब अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा मोलिबेल्डियम है या टंगस्टन है तो ये इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोलिबेल्डियम और टंगस्टन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये बिल्कुल उल्टा है जैसा पी ब्लॉक में होता था। बोलो हाँ के ना? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। उसके अलावा ये वाला पॉइंट मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कवर करवाऊंगी कि जो मेटल है उनकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है। कैसे, कब, क्यों, वो मैं तुम्हें किस में बताऊंगी? आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बताऊंगी। अभी सिर्फ लिख लो ये वाला पॉइंट। ठीक है। और एक और चीज, पी ब्लॉक में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 यूनिट से डिफर कर रही थी, है ना, सॉरी 2 यूनिट से। जैसे किसी का अगर मान लो +1 और +3 दिखा रहा था कोई ग्रुप का, है ना, याद करो +2 +4, तो 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा था। जबकि डी ब्लॉक में देखो ना, एक यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5। ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो एनसीईआरटी शुड बी हाईलाइटेड इन अ वेरी प्रॉपर वे। Yes, ठीक है। ma'am.
बाकी मैं बताऊंगी, ठीक है। चलिए अच्छे से रिवाइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तुम्हारे 2 क्वेश्चन बनेंगे हर शिफ्ट में, जो